नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मोहतरमा शेख हसीना वाजिद दिल्ली आई हुई है और इधर आके उनके पहले तो वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के जो हैं एस जयशंकर, उनसे मुज़ाकरात हुए। फिर उनका सेरेमोनियल वेलकम किया गया राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस में, और फिर उनके जनाब नरेंद्र मोदी से मुज़ाकरात हुए। और इन सारे मुज़ाकरात के नतीजे में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके ऊपर दस्तखत हुए दोनों ममालिक के। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आ जाती हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, पावर ट्रांसमिशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हिंदुस्तान से 54 ऐसी रिवर्स हैं जो बहकर बांग्लादेश जाती हैं। और ज़ाहिर है मतभेद यानी डिसएग्रीमेंट तो होता ही है। बांग्लादेश वाले कहेंगे कि आप पानी कम छोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान वाले बोलेंगे कि नहीं, इतना ही हमारा हक है। खैर, ये तो मुज़ाकरात होते रहते हैं, लेकिन अगर दोनों ममालिक की नीयत मुफाहमत की हो, एक दूसरे को एडजस्ट करने की हो, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। और इस सब का जो सिला है ना, मतलब उसका जो सबब है वो है 1971 में हिंदुस्तान की बांग्लादेश की आज़ादी में जो इनकी खिदमात हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी, और जब 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में मरकज़ी यानी नेशनल असेंबली के इंतखाबात हुए थे, जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान में 262 में से 260 सीटें अवामी लीग को मिली थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर कि उधर तुम इधर हम, और उसको बहाना बनाकर फिर उस वक्त के सदर जनरल यहिया खान ने जो है वो अवामी लीग तो खैर छोड़िए, पूरे ईस्ट पाकिस्तान पर जो है हमला बोल दिया। और उसके नतीजे में जो उनका जो ऑपरेशन चला 24 मार्च 1971 से लेके 16 दिसंबर 71, जब पाकिस्तानी अफवाज ने जनरल जगजीत सिंह राणा के आगे हथियार डाले, तब तक कम से कम 30 लाख मुसलमान बंगालियों का खून किया गया। और न जाने कितनी ही ख़वातीन, लड़कियां जो बंगाली मुसलमान थी, उनकी इस्मत दरी की गई पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबी फ़ौजियों ने। खैर, अभी ये तारीख़ का एक हिस्सा है। उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान को चंद रोज़ के बाद जनाब भुट्टो ने आज़ाद कर दिया। मैं समझता हूँ उनको आज़ाद किया गया था तकरीबन 22 दिसंबर 71 को। 16 दिसंबर को मतलब हथियार डाले थे पलटन मैदान ढाका में, और फिर 17 को जनरल यहिया खान ने जंगबंदी का ऐलान किया था, और फिर 20 को जनाब भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बने थे, और 22 को फिर मुजीबुर रहमान को आज़ाद करके लंदन भेज दिया गया। फिर वहाँ से वो दिल्ली आए और दिल्ली से फिर ढाका गए। पहले वो वहाँ के वज़ीर आज़म जाकर बने। अच्छा, फिर कुछ ऐसा माहौल बन गया। अभी क्या है कि पाकिस्तान शुरू से ही लेकर जो अफवाज हैं ना, जिनको आजकल इस एस्टेब्लिश में कहा जाता है, या इमरान खान उनको न्यूट्रल्स भी कहते हैं, वो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुकूमत में अपना असर रसूख बनाए रखना चाहती हैं।
और ये शुरू से था। और उसके कभी कभी तो सीधा सीधा वो पावर अपने हाथ में ले लेती। जैसे 58 में सिकंदर मिर्ज़ा ने पहले मार्शल लॉ लाया, फिर उसको हटाकर जनरल अयूब खान आ गया। फिर 69 में 69 में जनरल यहिया खान आया, और इस तरह फिर जनरल ज़ियाउल हक आया 5 जुलाई 77 को। फिर 13 अक्टूबर को परवेज़ मुशर्रफ आया। तो खैर ये जो एक रिवायत बन गई है पाकिस्तान में, तो वो जो 71 के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो भी उनकी जो अफवाज थी वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अफवाज वाले जो थे उसका ही वो हिस्सा जो बंगालियों का था वो उनको मिल गया, वो बांग्लादेश आर्मी बन गया। तो उनके मन में भी वही था। और फिर कुछ वो एक जातीय राखी बाहिनी बनाई थी अवामी लीग ने, जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म चलाती थी। इसकी वजह से भी लोगों में जो है ना डिससेटिस्फेक्शन था। फिर आर्मी के कुछ जूनियर अफसरान ने इस डिससेटिस्फेक्शन का फ़ायदा उठाकर 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान के घर पे, माने प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर पर हमला करके, और उनके घर में उस वक्त उनके घर के जो भी अफराद थे सबको कत्ल कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। ये तो शेख हसीना जो उनकी दुख्तर थी, उनका नसीब था कि वो कुछ रोज़ पहले जर्मनी चली गई थी अपने शोहर के पास। उसका शोहर न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, और ये अपने शोहर से मिलने चली गई। और तब तक क्योंकि उसका शोहर बांग्लादेश में नहीं था, तो वो अपने वालिद साहब के साथ रहा करती थी। तो ये दोनों बच गई। अच्छा, फिर इन्होंने ऐलान किया, जब मुश्ताक खोंदकर ने, वो जो वज़ीर तिजारत थे उस वक्त मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट में, उसने अपने आप को सदर का ऐलान कर दिया और उसने हुकूमत की बागडोर संभाल ली मुजीबुर रहमान को कत्ल करने के बाद। तो फिर ऐसा लगा कि इसके जो अफराद बच गए हैं उनको भी ये मारने के दर पे हैं, वो जो आर्मी थी बांग्लादेश की। तो जर्मनी से उसको फिर इंदिरा गांधी ने शेख हसीना वाजिद को और उसके शोहर को, दोनों को दिल्ली बुलवा लिया, और उनको एक डिफरेंट आइडेंटिटी देकर, डिफरेंट तशख़्ख़ुस देकर दिल्ली के पंडारा कॉलोनी में अपना एक घर दे दिया गया, और उसके शोहर को नौकरी भी दिलाई गई। और वो तकरीबन 3 साल तक यहाँ रहे, और जब ये हालात माफिक हुए तो फिर बांग्लादेश वापस गए। और ये क्या है, ये जो हिंदुस्तान हमेशा से बांग्लादेश की बुरे वक्त में मदद करता आया है, तो वो शेख हसीना वाजिद आज तक भूली नहीं है। इसीलिए वो अब भी चाहती हैं कि हिंदुस्तान के से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। ये अलग बात है कि उसकी जो अपोजिशन है बांग्लादेश में, वो जो है ना, वो प्रो पाकिस्तान है और प्रो इस्लाम है, जैसे जमात इस्लामी है वहाँ की। और उन्होंने, आपको ध्यान में रहे कि 1971 की जो जंग आज़ादी थी बांग्लादेश की, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों का जो ऑपरेशन था किलिंग इनका बंगालियों मुसलमान बंगालियों का, उसमें वहाँ की इस्लामी जमात इस्लामी और हिंदुस्तान से गए हुए जो मुसलमान थे, महाजरीन थे, उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की मदद की थी। और चुन चुन के बंगाली प्रोफेसर, डॉक्टर और ऐसे लोग उनको बताए थे जिनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पर खड़ा करके कत्ल कर दिया गया था 9 महीनों के अंदर, और जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख बताई जाती है। तो अभी ये जो पुरानी जो मेहरबानियाँ हैं हिंदुस्तान की, तो वो अब तक उनको याद है। और अभी भले हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरकार भी पूरी तरह उसकी मदद करना चाहती है। और इसीलिए जो 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो दस्तखत हुए, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जैसे पावर ट्रांसमिशन है। अभी इसमें से क्या है, बांग्लादेश जो है ना, ये सराउंडेड है 3 अतराफ से, हिंदुस्तान से तीनों तरफ से। और चौथा जो है वो तो बे ऑफ बंगाल है, वो जो बंगाल की खाड़ी है। तो अभी हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसका जो ईस्ट है उधर वो पड़ता है बांग्लादेश। तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा पावर है वो बांग्लादेश को दिया जाता है। और फिर जो बांग्लादेश का ईस्ट है
और हमारा जो आसाम, मणिपुर वगैरह ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, वो जो है बांग्लादेश के ईस्ट से उनका बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो बांग्लादेश फिर हिंदुस्तान को वापस कर देता है। इस तरह से क्या है, पावर ट्रांसमिशन का खर्चा भी बच जाता है और उसके लिए कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। इस तरह से इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, बांग्लादेश का भी फ़ायदा हो जाता है और हिंदुस्तान का भी फ़ायदा हो जाता है। नाजरीन, कल पेशावर में इमरान खान ने जलसा किया। आजकल वो जलसा कर रहा है धड़ाधड़, वो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि 9 की 9 सीटों पर वो अकेले ही खड़े हो रहे हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। जीत भी जाएंगे तो एक सीट रखेंगे, बाकी तो छोड़ना ही पड़ेगी। खैर, उन्होंने कल पेशावर में जो जलसा किया तो उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया कि मैंने जो कहा है कि ये PDM वाले अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब करना चाहते हैं ताकि वो जो अपने ख़िलाफ़ होती हुई जो इन्वेस्टिगेशंस है उससे बच सकें। अभी इस पे पाकिस्तान की आर्मी को भी एतराज़ है और उन्होंने बड़ी सख्ती से इसकी मजम्मत की है। और ISPR ने तो ट्वीट करके भी बोला कि ये जो है ना, ये सेडिशन यानी गद्दारी के बराबर है मुल्क के अफवाज में अफरा तफरी फैलाना। और इससे पहले शहबाज गिल भी ऐसा ही कर चुके हैं, जिसके लिए उसके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट में उस केस भी दाखिल है और अभी वो जेल में, अडियाला जेल में है। इसके लिए ये अलग बात है कि इमरान खान क्योंकि बड़ा आदमी है इसीलिए उस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसे छोड़ दिया गया है। तो कल पेशावर में उन्होंने जलसा करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ बुरा तो नहीं कहा, मैंने तो सही कहा, ये हकीकत है, वैसा है। लेकिन ये क्या इनको इतना भी समझ में नहीं आता कि सीधे तो पाकिस्तान में जो अफवाज हैं उनका इंक्वायरी से, यानी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, अभी इन्वेस्टिगेशंस तो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा, FIA करेगा या जो पुलिस है वो करेगी। उसका आर्मी से क्या वास्ता है? आर्मी जो है ना वो तो सरहदों की हिफाजत के लिए होती है। लेकिन इस तरह से खुद इमरान खान जो है ना वह पाकिस्तान आर्मी का नाम ख़राब करें। आप खुद देख लीजिए उन्होंने फैसलाबाद में क्या कहा था। और इसलिए एक ये वजह है और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब फिर भी वही रट लगाए हुए हैं, जरदारी चोर है और चोरों की मर्जी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने तस्दीक की या यूँ कह दीजिए कि इन कंटिन्यूएशन वही अल्फाज फिर से दोहराए पेशावर के जलसे में भी। एक अलग बात अजीब हुई है, अभी वो क्या है, पेमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान के जो लाइव नशरियात हैं उस पर रोक लगा दी थी और फिर उसको सिंध हाई कोर्ट ने भी फिर अलाउ किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अलाउ किया था। इन्होंने दरख्वास्त दाखिल की, हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ मतलब जो गाइडलाइंस बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये हैं कि कुछ लैग यानी थोड़ा टाइम, यानी समझो 15 सेकंड या 20 सेकंड या आधा मिनट ऐसा रख के वो जो उसकी जो तकरीर है वो नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर नशर की जा सकती है। तो इसको मतलब इसको ओवरकम करने के लिए PTI ने क्या ढूंढा कि चलो
यूट्यूब पर तो कोई भी चैनल बना सकता है, उनके अपने कई चैनल हैं तो उस पर वो लाइव नशर करते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा मानते तो नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट वाले, लेकिन कल ऐसा हुआ कि जब ये शुरू हुआ तो फिर पाकिस्तान में यूट्यूब काम नहीं कर रहा था। तो यूट्यूब काम नहीं कर रहा था तो इमरान खान की तकरीर भी लाइव नशर नहीं हो रही थी। नाजरीन, पाकिस्तानी पंजाब में पीटीआई की सरकार है, भले ही वज़ीर आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद का है, लेकिन सरकार तो पीटीआई की है। तो एक साहब हैं जिनका नाम है एक मिनट, शेख मुजफ्फर हुसैन। उन्होंने क्या किया कि वो लाहौर में पुलिस स्टेशन पर गए और उन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरी एफआईआर लीजिए, क्योंकि इमरान खान ने अफवाज में फूट डालने की कोशिश की है और उसके ऊपर गद्दारी का केस बनता है। तो वो पुलिस ने दरख्वास्त लेने से सीधा सीधा इनकार कर दिया और एफआईआर भी फाइल नहीं किया, जबकि अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उनका फ़र्ज़ बनता है पुलिस का कि वो कोई भी साहब उनके पास कोई भी फरियाद लेकर आए तो वो दाखिल करे, फिर इन्वेस्टिगेशन करे, फिर चाहें तो उसके ऊपर कदम ले या न ले, वो बात की बात है, लेकिन एफआईआर उनको फ़ाइल करनी है। तो अभी उन्होंने एफआईआर जो फाइल नहीं की तो लाहौर हाई कोर्ट में वही शेख मुजफ्फर हुसैन ने दरख्वास्त दायर की कि ये पुलिस ने जो है मुझसे एफआईआर लेने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। तो अभी लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस के एसपी इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगा है कि आपने फरियाद क्यों नहीं ली, और उसके लिए तारीख फ़िक्स की है 10 सितंबर की। आज 7 है, 3 रोज़ के बाद उनको उसका जवाब जमा कराना है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो जो ज़ेबा चौधरी को इमरान खान ने धमकियां दी थी रावलपिंडी में अपने एक जलसे में, और इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी को भी धमकियां दी थी, तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ जो केस दाखिल है तो उसकी इंक्वायरी कर रही है इस्लामाबाद पुलिस। और इस्लामाबाद पुलिस वाले जब इमरान खान के घर पर गए उससे उसका बयान लेने, तो उसको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया और वो अपना नोटिस बंगले के दरवाजे पर चस्पान करके आ गए। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हाज़िरी थी तो पुलिस से जब जस्टिस अतर मिनला ने पूछा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, तो उन्होंने बताया कि हम क्या करें जनाब, हम तो गए थे लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया और इसीलिए हम इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ा सके हैं। तो जस्टिस अतर मिनला ने इमरान खान को हिदायत की है और जो वकील था इमरान खान का या पीटीआई का उस वक़्त, उसको कहा कि आप इनको पूरी अपना कोऑपरेशन दें कि ये इंक्वायरी मुकम्मल कर सके इस केस में। और मुझे उनको फिर दूसरी तारीख दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो उस पर वो आकर और वो मतलब पुलिस जो है ना अपनी रिपोर्ट फाइल करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाजरीन, आपको ये भी हमने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को नोटिस निकाला। अभी वो अपना वर्डिक्ट तो दे चुके थे, लेकिन उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर भी कर रही है इन्वेस्टिगेशन, ईसीपी अपने तौर पर भी करे। तो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने नोटिस निकाला था इमरान खान को कि 1996 से जब से आपकी पार्टी बनी है, जो भी आपकी वसूली है और जो खर्चा किया है, किधर रखा है, कैसे खर्चा किया, वो सभी तफसीलात लेकर हमारे पास आइए। और ये 15 रोज़ पहले भी उनको तारीख दी गई थी और उनके वकील ने, पीटीआई वकील ने 15 रोज़ की तारीख मांगी थी। तो कल उनकी तारीख थी, कल आए तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी वक्त नहीं है, अभी 15 रोज़ बाद की तारीख दीजिए। तो अभी उनको फिर से 19 सितंबर की तारीख दी गई है। वह 19 सितंबर तक आप अपने सारे तफसीलात लेकर ईसीपी के पास हाज़िर हो जाइए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको हिदायत की है इमरान खान को। ये अलग बात है कि इमरान खान किसी को भी खातिर में नहीं लाते और मुश्किल लगा था, हमें तो नहीं लगता कि वो 19 सितंबर तक ईसीपी के पास हाज़िर होंगे या कुछ भी गोशवारे दाखिल कराएंगे।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।